बुक से 5वां चैप्टर इंडिगो, ठीक है। इसके ऑथर है लुइस फिशर। इंडिगो का मीनिंग होता है नील, हिंदी में इसको नील बोलते हैं। ये होता है द डार्क ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको इंडिगो प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी डार्क ब्लू कलर का एक डाई यानी कलर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का यही है इंडिगो। अब ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी है इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हमारे ऑथर है लुइस फिशर, इन्होंने एक बुक लिखा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसी बुक से एक छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक्सर्प्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम हाईलाइट करके रखे हुए क्योंकि इसके ऊपर पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि ये स्टोरी क्या है, तो आपको याद रखना ये वर्ड एक्सर्प्ट है, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं इस स्टोरी को। लिखा है कि व्हेन आई यहाँ पे हमारे ऑथर है लुइस फिशर फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। लुइस फिशर गांधी जी से पहली बार कब मिलते हैं, 1942 में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, गांधी जी के आश्रम में, जो कि है सेवाग्राम में। अब ये सेवाग्राम कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया। उस समय सेंट्रल इंडिया मतलब इंडिया के बीच में क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट को मिला के सेंट्रल इंडिया बोलते थे, ठीक है। तो यहीं पे सेवाग्राम जगह पे क्या है, उनका आश्रम था। इसी आश्रम में इन दोनों का मुलाकात हुआ था, ठीक है। इस मुलाकात में ही यानी गांधी जी क्या बोलते हैं लुइस फिशर को कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। क्या कैसे हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ कि मैंने ये डिसीजन ले लिया कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया से बाहर निकालना है, ठीक है। इट वॉज इन 1917 और ये इंसिडेंट शुरुआत हुआ 1917 में। 1917 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि गांधी जी ये डिसाइड कर लिए कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना पड़ेगा। समझे कि नहीं, ये सब बात गांधी जी बताते हैं किसको, हमारे ऑथर लुइस फिशर को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं 1917 में क्या सब हुआ था। देखिए ही यानी महात्मा गांधी जी had gone to the December 1916 annual convention यानी मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। उस समय में इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हुआ करता था, ठीक है, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये पार्टी टाइम पे कुछ मीटिंग करते थे। तो एक एनुअल मीटिंग था, मतलब साल में एक बार ये मीटिंग होता था। दिसंबर 1916 में ये मीटिंग हो रहा था लखनऊ में, ठीक है। इसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गांधी जी गए हुए थे। ये टाइम याद रखिएगा, दिसंबर 1916 और ये है ईयर 1917, समझ रहे। तो ये इस मीटिंग में 2301 डेलीगेट्स मतलब कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोग, फिर वैसे ही यहाँ पे कुछ ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक। तो ऐसे ही एक लोग को क्या बोलते हैं, डेलीगेट्स बोलते हैं। तो टोटल 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और कई सारे विजिटर्स आए हुए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, तो ये सारा बात जो है ना, ये सब गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं, ठीक है। गांधी जी लुइस फिशर हमारे ऑथर को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इसी मीटिंग के दौरान गांधी जी याद करके बोलते हैं कि अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमैसिएटेड। इसी मीटिंग के दौरान एक पीजेंट यानी एक पुअर फार्मर आता है गांधी जी के पास, ठीक है, जो बाकी दूसरे फार्मर की तरह दिख रहा था इंडिया में, ठीक, एक गरीब और इमैसिएटेड मतलब थीन एंड वीक। ऐसा इंसान कब दिखता है, दुबला पतला, जब उसको ठीक से खाना ना मिले, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, दुबला पतला है, कमजोर है, ठीक है। ऐसा एक किसान आता है एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। तो ऐसा वो पीजेंट बोलता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। तो ये इनका नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। तो राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट महात्मा गांधी जी से मिलता है और बोलता है कि आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से आया हूँ, चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और ये गांधी जी को बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए, ठीक है। गांधी जी ने इससे पहले इस जगह का नाम नहीं सुना था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय। तो चंपारण है कहाँ, हिमालय के ठीक नीचे में है, ठीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। आपने ये क्लास 10 में मैप पेंटिंग में भी किया होगा, CBSE में, ठीक है। तो यही भाई चंपारण है, ठीक है, नेपाल के ठीक बगल में, बिहार में आता है ये। फिर आगे देखिए, अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। पहले से ही ये चंपारण के जो पीजेंट्स है ना, ये क्या है, शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर मतलब ये ऐसे किसान है जो किसी के ज़मीन पे काम करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, कुछ फसल उगाएंगे, तो फसल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये ज़मीन जो है ये इन पीजेंट्स का नहीं होता है, इन पीजेंट्स का ये ज़मीन नहीं होता है, इनके लैंड ओनर्स का होता है, ठीक है। तो जो भी फसल उगा, ठीक है, वो ये लोग आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर क्रॉपर, समझे। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। इसका कुछ फीचर्स याद रखिएगा, ठीक है, राजकुमार शुक्ला का। सबसे पहले तो ये पुअर था, इमैसिएटेड था, इलिटरेट, उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक क्वालिटी इसमें था कि रिजोल्यूट था, दृढ़ निश्चय वाला इंसान था, काफ़ी डिटरमाइंड था ये किसी भी चीज़ को लेके, समझे। इसमें क्या था, ये भी बोल सकते हैं टेनेसिटी था। ये सब वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो इस कांग्रेस सेशन में, इस कांग्रेस मीटिंग में इसलिए आया हुआ था, याद है ना कांग्रेस सेशन, ये जो कांग्रेस सेशन चल रहा था,
इस कांग्रेस सेशन में वो इसलिए आया था कि ताकि वो बता पाए, कंप्लेन कर पाए इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, ठीक है। और किसी एक व्यक्ति ने इसी मीटिंग में सुझाव दिया था कि तुम गांधी जी से बात करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी, तो ये सब बात राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं शुक्ला को कि उनको एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, ठीक है। ये पहले का स्पेलिंग है, अभी नया स्पेलिंग क्या हो गया है, कानपुर, ठीक है। उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में और उसके बाद उनको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी जाना है। तो शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि ठीक है, आप चलिए, हम आपके साथ ही चलते हैं, जब आप फ्री होंगे तब हम आपको अपने गाँव ले जाएंगे, चंपारण, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो इस कांग्रेस सेशन के बाद गांधी जी कहाँ लौटे, अपने आश्रम में लौटे। उनका एक आश्रम अहमदाबाद के करीब में भी था, ठीक है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। तो शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ गया। कई हफ्तों तक शुक्ला जो था गांधी जी का साइड नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। गांधी जी जहाँ भी जा रहे थे उनके पीछे पीछे जा रहे थे और बोलते थे कि फिक्स अ डेट, कि आप एक डेट तो निकालिए, ही बेग्ड, ठीक है, ऐसे करके बोलता है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड। तो गांधी जी देखे कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टेनेशियस है, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, रिजोल्यूट है, ठीक है, ये जल्दी गिव अप नहीं कर रहा है, ये अपने कॉज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखे गांधी जी काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं इस शेयर क्रॉपर यानी राजकुमार शुक्ला से, और बोलते हैं कि मुझे कलकत्ता जाना है इस तारीख को, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहाँ पे आओ, मुझसे मिलो और मुझे कलकत्ता से कहाँ ले चलो, अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट लेके चलो, ठीक है। फिर क्या होता है कि मंथ पास्ट, महीनों गुजर जाते हैं और कोलकाता वाला जो डेट है वो आ जाता है। शुक्ला यानी राजकुमार शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता वेयर गांधी अराइव। तो शुक्ला जो था ठीक कलकत्ता में उस डेट में पहुंच के, ठीक है, उस एक जगह पे हॉन्चेस पे वेट कर रहा था। आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इस पोजीशन में बैठ के वेट कर रहा था, ठीक है। तभी गांधी जी आते हैं और वहाँ पे अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। शुक्ला तब तक इंतजार कर रहा होता है गांधी जी का, ताकि वो फ्री हो तो वो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट लेके जाए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन। फिर दोनों कौन, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, दोनों ही एक ट्रेन पकड़ते हैं फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, ठीक है, पटना जाने के लिए। वहाँ पे शुक्ला क्या करते हैं, गांधी जी को एक वकील के घर ले जाते हैं। उस वकील का नाम होता है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे। राजेंद्र प्रसाद कौन है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है कि नहीं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी आगे चल के प्रेसिडेंट बने थे। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाते हैं पटना में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। तो पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो शहर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन सर्वेंट्स जो थे, उनके नौकर थे, उनको ये मालूम था कि ये राजकुमार शुक्ला एक काफ़ी पुअर पीजेंट है, ठीक है, जो कि उनके मास्टर यानी राजेंद्र प्रसाद को हेल्प करने के लिए परेशान करता रहता था, ठीक है। मतलब ये राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के पास कई बार जा चुका है, इसलिए उनके जो नौकर है वो राजकुमार शुक्ला को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, देखिए। सो दे यानी ये जो सर्वेंट्स है, लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम ग्राउंड पे सो जाओ। राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं, ठीक है, अपने साथी के साथ, मतलब गांधी जी के साथ तुम अपने ग्राउंड पे सो जाओ, ठीक है। और ये जो सर्वेंट है, ये लोग गांधी जी को भी एक कोई दूसरा पीजेंट समझ लेते हैं, ठीक है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। गांधी जी को ये अलाउ नहीं किया गया था कि आप उस कुएं से पानी निकाल पाए। क्यों? क्योंकि अगर गांधी जी कुएं से पानी निकालेंगे तो उनके अगर बाल्टी से एक दो बूंद भी अगर उस कुएं में गिर गया तो वो पूरा कुआं जो है पॉल्यूट हो जाएगा। तो अनटचेबिलिटी वाला सीन चल रहा था उस समय में, ठीक है। उनको कैसे पता भी चलता कि गांधी जी जो थे वो अनटचेबल नहीं थे, मतलब गांधी जी टचेबल थे। उनको ये बात तो मालूम नहीं था, उनको किनको, मतलब ये सर्वेंट्स को मालूम नहीं था, ठीक है। फिर आगे देखिए, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, समझ गए, विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंपारण जाते वक्त ही मुजफ्फरपुर रास्ते में पड़ता है। ऑन इन रूट का मतलब होता है ऑन द वे टू, ठीक है। मुजफ्फरपुर इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको कंडीशंस के बारे में और अच्छा जानकारी मिलेगा, क्योंकि शुक्ला उनको अच्छे से बता नहीं पा रहा था, क्योंकि शुक्ला तो उतना पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है। तो परिस्थिति को अच्छे से समझने के लिए महात्मा गांधी पहले कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं। इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या था, कलकत्ता में वो स्पीच खत्म किए, फिर ट्रेन पकड़ के दोनों लोग कहाँ पे आए, पटना में आए, एक लॉयर के घर में। लॉयर का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर रास्ते में ही पड़ता है चंपारण के, ठीक है। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ के एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, जिसका नाम है प्रोफेसर J.B. कृपलानी, ठीक है। तो महात्मा गांधी उनको एक टेलीग्राम भेजते हैं, ठीक है। Whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। महात्मा गांधी जी इस प्रोफेसर को कैसे जानते हैं, क्योंकि इनका मुलाकात इनसे हुआ था कब, कहाँ पे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, कोलकाता में, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करना, आप सिर्फ इतना ही समझ के छोड़िए कि गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें कंडीशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर में इनका जान पहचान का आदमी कौन है,
तो जेबी कृपलानी है, जो कि एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर है। इतना ही बात समझे, ठीक है। द ट्रेन अराइव एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो वो ट्रेन में बैठ के मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरपुर कब पहुंचते हैं? 15 अप्रैल 1917 में, ठीक है। वहाँ पे कृपलानी अपने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहे थे गांधी जी को रिसीव करने के लिए, ठीक है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में पहुंच गए, ठीक है। तो वहाँ पे स्टे कहाँ पे करेंगे? तो एक और प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर मलकानी, ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, ठीक है। उनके घर में गांधी जी ने 2 दिन स्टे किया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर जाना है महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो वो ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर पहुंच गए 15 अप्रैल को, ठीक है। उनको रिसीव करने के लिए कौन आया हुआ है? प्रोफेसर जेबी कृपलानी, ठीक है। लेकिन इनके घर पे वो स्टे नहीं करते, वो स्टे करते हैं किसी और प्रोफेसर के घर में जिसका नाम है प्रोफेसर मलकानी, ठीक है। एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, समझे यहाँ तक? उस समय में ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? देखिए, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कोई भी एक सरकारी प्रोफेसर है वो मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रख रहा है, ये काफ़ी भारी चीज़ था उस समय में, ठीक है। इन स्मॉल लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटे छोटे शहरों में तो जो इंडियंस थे वो काफ़ी डरते थे उनको उनके प्रति सिंपैथी दिखाने से, जो कि होम रूल के सपोर्टर थे। होम रूल मतलब ये एक मान लीजिए बहुत बड़ा लैंड एरिया है, मतलब पूरा कंट्री है, एक मेन गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो होम रूल का मतलब किसी छोटे स्टेट में अपना ही रूल चलाना, ठीक है। इसको बोलते होम रूल, समझ रहे? तो अगर कोई भी इंसान जो होम रूल को फेवर करता था, उस इंसान को ब्रिटिशर लोग काफ़ी बुरी तरीके से पनिश करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी तो होम रूल के सपोर्टर थे, एडवोकेट थे, ठीक है। एडवोकेट यहाँ पे बोलने का मतलब सपोर्टर, ठीक है। महात्मा गांधी होम रूल के सपोर्टर थे। तो ये जो गवर्नमेंट प्रोफेसर है, ठीक है, ये लोग महात्मा गांधी को अपने घर में रख रहे हैं, तो ये काफ़ी एक रिस्की चीज़ था। उनका जॉब भी जा सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं। कोई बात यहाँ तक लिखा है, समझे? फिर आगे देखिए, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। गांधी जी आए हुए हैं और वो किस मिशन पे आए हुए हैं, ये सब जो न्यूज़ है ये काफ़ी तेज़ी से फैल गया, मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक, ठीक है। तो चंपारण के जितने भी शेयर क्रॉपर थे, जितने भी पीजेंट थे राजकुमार शुक्ला की तरह, ठीक है, वो लोग पैदल चलकर या फिर कोई भी कन्वेंस, बैलगाड़ी, ठीक है, जो भी गाड़ी उड़ी में बैठ के आए टू सी देयर चैंपियन, यानी महात्मा गांधी को देखने के लिए आए सब, ठीक है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिटेड, ठीक है। वो लोग गांधी जी को विजिट किए, ब्रीफ हिम मतलब उनको यहाँ का परिस्थिति बताने के लिए। गांधी जी मुजफ्फरपुर आए थे इसलिए क्योंकि वो यहाँ का कंडीशन समझना चाहते थे। तो ये लॉयर्स सब आके वो यहाँ का कंडीशन उनको बताते हैं, ठीक है। ये लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। अगर कोई बवाल हो जाए तो ये लॉयर्स ही थे जो पीजेंट को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में, ठीक है। तो ये सभी लॉयर्स गांधी जी को केसेस के बारे में बताते हैं और कितना फ़ी वो लेते थे, चार्ज करते थे, उसके बारे में सभी लॉयर्स गांधी जी को बताते हैं, ठीक है। तो फीस सुनकर गांधी जी काफ़ी डांटते हैं, चाइडेड यानी स्कोल्डेड, काफ़ी डांटते हैं लॉयर्स को, क्योंकि ये लोग काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ फी कलेक्ट कर रहे थे शेयर क्रॉपर से, ठीक है। ही सेड, और पूरा कंडीशन को समझने के बाद गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि अब हमें लॉ कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉ कोर्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेस को हम कोर्ट ले जाके कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि पीजेंट्स जो है यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, पीजेंट्स को क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और पीजेंट्स के मन में डर बैठ गया है, ठीक है, फियर बैठ गया है। तो इस असली प्रॉब्लम यही है, ठीक है, क्योंकि पीजेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, इनको दबाया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो ये प्रॉब्लम कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए लॉ कोर्ट जो है वो यूजलेस है, ठीक है। असली सॉल्यूशन इसका ये है, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। असली सॉल्यूशन ये है कि इनके अंदर से डर निकालना है, ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यही लाइन इस स्टोरी का मेन लाइन है, समझे कि नहीं, पूरा थीम है यही। चलिए आगे देखिए, मामला क्या था चंपारण का, वो यहाँ पे बताया गया है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। एरेबल यानी कल्टिवेबल लैंड। चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर जो ज़मीन थे ना, उसको बड़े बड़े स्टेट्स यानी बड़े बड़े ज़मीनों में रखा हुआ था, ठीक है। और ये बड़े बड़े ज़मीन को कौन ओन करके रखे हुए थे? इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग ओन करके रखे हुए थे। और इस बड़े बड़े ज़मीनों में इंडियन टेनेंट्स, ठीक है, ये काम करते थे, ठीक है, ज़मीन में काम करेंगे, बदले में कुछ रेंट पे करेंगे, ठीक। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और इस एरिया में जो मेन कमर्शियल क्रॉप था, मतलब ऐसा क्रॉप जिसको मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है, वो था इंडिगो। इसी के ऊपर तो स्टोरी है, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मीन के मालिक थे, ये इंग्लिशमैन, ये लोग टेनेंट्स को ये फोर्स करते थे कि ये लोग 3/12 यानी 15% ज़मीन पे इंडिगो ग्रो करें और सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जितना भी इंडिगो फसल होता है, जितना भी हार्वेस्ट होता है, उसको रेंट के रूप में उन्हें जमा कर दे। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ये मान लीजिए बहुत ही बड़ा ज़मीन है, बहुत ही बड़ा ज़मीन को क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। इसके ऑनर कौन है? इंग्लिशमैन है, ठीक है। यहाँ पे मेन कमर्शियल क्रॉप क्या है? इंडिगो है, समझ रहे हैं। तो ये जो लैंडलॉर्ड थे, ये लोग पीजेंट को
टेनेंट्स को या फिर पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो लोग 3/20 इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। 15% ज़मीन पर, ज़मीन का मान लीजिए इतना सारा हिस्सा, इस ज़मीन पर क्या ग्रो करना है आपको? इंडिगो ही ग्रो करना है। ऐसा इंग्लिशमैन फोर्स करते थे इन टेनेंट्स को, ठीक है। और इंडिगो ग्रो करने के बाद जो भी इंडिगो फसल हुआ ये पूरा इंडिगो को दे देना है इस इंग्लिशमैन यानी लैंडलॉर्ड को, ठीक है, एज अ रेंट। समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिगो उस समय में काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल था ग्रो करना, समझ रहे हैं? इसको बेचेंगे तो अच्छा खासा दाम मिलता था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये इसके लिए काफ़ी एक लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका था, ठीक है। मतलब पीजेंट्स चाह भी इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे थे, समझे? तो यहाँ तक तो मामला ठीक था। अब मामला गड़बड़ यहाँ पे हुआ, देखिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। ये जो इंग्लिशमैन थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको ये बात पता चला कि जर्मनी जो है उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है। फैक्ट्री में अब इंडिगो बन रहा है, अब इतना फार्मिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्लू कलर फैक्ट्री में भी बन रहा था। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यानी ये इंग्लिशमैन लोग क्या करते हैं, obtained agreements from sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। ये इंग्लिशमैन लोग सभी टेनेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो आज से हम तुमको इस 15% अरेंजमेंट से फ्री करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इतना रुपया दो तो तुम्हें 15% अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे। अब तुम पूरे ज़मीन पर जो मर्जी वो उगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम 15% में इंडिगो उगाओ, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। समझे? तो यहाँ पे समझ रहे कितना गलत हो रहा है टेनेंट्स के साथ। चलिए फिर आगे देखिए। अब चूंकि ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था, ये 15% जो अरेंजमेंट था, ये काफ़ी इरिटेबल था, अर्कसम था पीजेंट के लिए। पीजेंट्स काफ़ी परेशान होते थे इस अरेंजमेंट से, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर पीजेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी विलिंगली इस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, हमें इस अरेंजमेंट से फ्री करो, ठीक है। और कुछ पीजेंट्स ऐसे भी थे जो इसको साइन नहीं करते हैं, तो वो लोग लॉयर्स को हायर करते हैं, ठीक है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये बड़े बड़े गुंडे को हायर करते हैं लड़ने मारने के लिए, ठीक है। मीनवाइल, अब इसी के बीच क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन था, ऊपर हमने जो ये बात देखा था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है, ये बात सिर्फ लैंडलॉर्ड्स को ही मालूम था इस समय तक, ठीक है। जो हमारे टेनेंट्स है, पीजेंट्स है, इनको मालूम नहीं था ये बात। धीरे धीरे ये बात टेनेंट्स को भी पता चल गया, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन था सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, ये इन गवार पीजेंट्स को भी मालूम चल गया, जिन्होंने साइन ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये लोग सोचने लगा हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये लोग चाहते थे कि इनको उनका पैसा वापस मिले, जो कंपनसेशन इन्होंने पे किया था वो कंपनसेशन इन्हें वापस मिले। बातें नहीं समझ रहे? तो यही पूरा लोचा था चंपारण में, ठीक है। और इसी पॉइंट में गांधी जी अराइव करते हैं चंपारण में। गांधी जी मुजफ्फरपुर से निकल गए ये सारा मामला समझ के, अब पहुंच गए कहाँ, चंपारण में। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये रहा। ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। नंबर ए, MCQ। राजकुमार शुक्ला क्या था, एक शेयर क्रॉपर था, यही हो जाएगा। डेलीगेट नहीं था, पॉलिटिशियन नहीं था, लैंडलॉर्ड भी नहीं था। राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर भी था, फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, इलिटरेट भी था, ठीक है। ये भी राइट है, ये भी राइट है। चलिए आगे देखते हैं। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप प्रिपेयर कर लेंगे। अभी आप इस स्टोरी को समझिए। हे यानी गांधी जी बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। गांधी जी सबसे पहले सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट गांधी जी या इनको विजिट करते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे विजिट करते हैं। सेक्रेटरी बोलते हैं कि हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि आप एक पहाड़ वाले हैं, आउटसाइडर है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं नहीं, हम आउटसाइडर नहीं है, लेकिन तभी भी उनको कोई ज़्यादा जानकारी मिलता नहीं है। फिर गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरहुट डिवीजन, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ के जो कमिश्नर थे वो गांधी जी को बोलते हैं, धमकाते हैं, ठीक है। गांधी जी को धमकाते हैं कि और एडवाइस देते हैं कि तुम अभी के अभी तुम तिरहुट छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि देखिए तिरहुट डिवीजन के अंदर ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। तो यहाँ के जो कमिश्नर थे वो गांधी जी को डराते धमकाते हैं कि तुम तिरहुट छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी पहले आते ही दो जगह जाते हैं, एक तो ये और दूसरा ये, दोनों ही जगह कुछ खास रिजल्ट आता नहीं है। तो फाइनली गांधी जी मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी क्या है, चंपारण का कैपिटल है, समझे। गांधी जी के साथ साथ कुछ लॉयर्स भी हैं, ठीक है, जो उनके साथ एकम्पनी कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। तो गांधी जी जब मोतिहारी पहुंचे, रेलवे स्टेशन में पहुंचे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया गांधी जी को देखने के लिए, ठीक है। गांधी जी एक घर में जाते हैं और उसी को एज अ हेड क्वार्टर यूज़ करते हैं और वहीं से अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, ठीक है, सारा सबूत इकट्ठा करते हैं जो भी। तभी एक रिपोर्ट आता है, मतलब एक खबर आता है कि किसी एक पीजेंट को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया है पास के विलेज में। गांधी जी सोचते हैं कि चलो देख के आते हैं किसको मारा गया, ठीक है, क्यों मारा गया। अगली सुबह वो एक हाथी पे बैठ के जा रहे होते हैं इस पीजेंट को देखने के लिए, ठीक है। ज़्यादा दूर वो नहीं गए होते हैं कि तभी क्या होता है कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर है
वो उनको ओवरटेक करता है और उनको ऑर्डर देता है कि आप अभी कभी टाउन चलिए, ठीक है, उनके कैरेज में गाड़ी में बैठ के, ठीक है। गांधी जी कंप्लेन, गांधी जी उस ऑर्डर को मान लेते हैं, ठीक है। गांधी जी उनके गाड़ी में बैठ के, कैरेज में बैठ के टाउन जाते हैं। तो मैसेंजर उनको घर तक ले जाता है और घर ले जाने के बाद उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस थमा देता है। उस ऑफिशियल नोटिस में लिखा होता है कि क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी को यह ऑर्डर दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ के चले जाएं। गांधी जी उस ऑर्डर में उस नोटिस में साइन करते हैं और साइन करके लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, मतलब इस ऑर्डर को नहीं मानते वो, ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंस तो इसका रिजल्ट ये होता है कि गांधी जी को एक समन, एक बुलावा आ जाता है कि आप अगले दिन कोर्ट में पेश होइए, क्योंकि आपने एक ऑफिशियल ऑर्डर को ठुकरा दिया, सरकारी ऑर्डर को आपने नहीं माना है, तो आप कोर्ट में आइए, ठीक है। तो देखिए सीन कैसे शिफ्ट हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि गांधी जी मोतिहारी में एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है। एक पीजेंट को पीटा गया, ये न्यूज़ आया, तो गांधी जी उसे मिलने जा ही रहे थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उन्हें ओवरटेक करके एक नोटिस थमाता है। गांधी जी उस नोटिस को डिसओबे करते हैं, तो इसलिए उन्हें कोर्ट में अब समन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे समन्स है, ये एक नाउन होता है, सिर्फ समन लिखेंगे बिना इसका तो वो वर्ब होगा। समन मतलब बुलाना, ठीक है, और समन्स मतलब बुलावा। चलिए, ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, तो उस पूरी रात गांधी जी जागे रहे। वो टेलीग्राफ किए राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, कि आप आइए बिहार से, यहाँ पे आइए, ठीक है, आपके जितने भी इन्फ्लुएंशियल, आपके जितने भी पावरफुल फ्रेंड्स हैं, सबको लेके आइए यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेजवाया। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, वायर्ड मतलब ये टेलीग्राफ के जरिए ही उन्होंने पूरा रिपोर्ट जो है वाइसरॉय को भेजाया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह सुबह मोतिहारी का ऐसा सीन था कि पूरा काला हो गया था पीजेंट से। काला मतलब सबका काले काले सिर, जो बाल है, ठीक है, वो दिख रहे थे, सिर्फ मुंडी दिख रहा था यहाँ पे। पूरा मोतिहारी पीजेंट से भर गया था। देट ये पीजेंट्स को गांधी जी के बारे में उतना तो मालूम नहीं था, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, है कि नहीं। पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक लॉयर थे, वकील थे। तो इन जो इलिटरेट जो पीजेंट्स है, इनको तो गांधी जी का उतना रिकॉर्ड के बारे में मालूम नहीं है। इन पीजेंट को सिर्फ इतना बात मालूम है कि एक महात्मा करके कोई है जो कि ट्रबल में है। ये महात्मा इन पीजेंट्स को हेल्प करना चाहता है और ये महात्मा अभी दिक्कत में है। बस इतना ही बात सुन के ये पूरे पीजेंट्स आ गए मोतिहारी में इनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। There यानी इन जो पीजेंट्स का स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अचानक से जो ये लोग इतना भीड़ इकट्ठा कर लिए, ठीक है, हजारों की तादाद में कोर्ट हाउस के बाहर, तो ये भीड़ में एक ताकत पैदा हो गया, क्योंकि सबका एम ये है कि सबको ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। पहला बार ऐसा भीड़ इकट्ठा हो रहा था, तो यहीं पे शुरुआत हो गया द लिबरेशन फ्रॉम फियर, उस डर से आज़ादी का शुरुआत हो गया, ठीक है। किसके खिलाफ डर? ब्रिटिश के खिलाफ जो डर था, ठीक है, उस डर से आज़ादी मिलना शुरू हो गया यहाँ पे, समझे। और हमने यहाँ पे भी देखा था कि गांधी जी ने इस पूरे प्रॉब्लम का समाधान यही बताया था कि कोर्ट जाके ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई क्या है? डर से जीतना, ये है असली लड़ाई, है कि नहीं। तो जब ये लोग सब एक साथ इकट्ठा हुए तो ये लोग थोड़ा थोड़ा डर पे काबू पाना सीख गए, समझे। फिर आगे देखिए, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। तो गांधी जी जब कोर्ट आए हुए थे, उनको कोर्ट बुलाया गया था मोतिहारी के, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे ये काफ़ी बेबस फील कर रहे थे। इनको समझ में आ गया था कि जब तक गांधी जी इन पीजेंट्स को कोई निर्देश नहीं देंगे तो ये पीजेंट्स तो कोर्ट का सुनवाई नहीं होने देंगे, ठीक है। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी इन ऑफिशियल्स का हेल्प करते हैं भीड़ को संभालने के लिए, ठीक है। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अब ये देखिए गांधी जी का ये खास गुण था, काफ़ी पोलाइट, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, सबको फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करते थे, ठीक है। वो भीड़ को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। और इन सब चीज़ करने के दौरान गांधी जी एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे इन ऑफिशियल्स को, इन ब्रिटिशर्स को, ये प्रूफ दे रहे थे कि देयर यानी इन ब्रिटिशर का जो माइट है, जो पावर है, जो कि अब तक हिटलर का मतलब अंटिल नाउ, जो कि अब तक ड्रेडेड मतलब फियर्ड, ठीक है, जिससे डरा जाता था। ये ब्रिटिशर का पावर से जब लोग अब तक डरते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे, इसी पावर को अब इंडियंस जो है चैलेंज करना स्टार्ट कर दिए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे जो मोतिहारी के कोर्ट के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया कि ऑफिसर संभाल नहीं पा रहे थे, समझ रहे। तो गांधी जी इस भीड़ को संभालते हैं और संभालने के दौरान ये मैसेज जाता है, सिचुएशन से मैसेज जा रहा है कि ये जो ब्रिटिशर का पावर है ये थोड़ा डगमगा गया है, ठीक है। अब तक ये पावर से लोग डरते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन अब ये पावर खतरे में है, समझ रहे हैं, क्योंकि लोग अगर आपस में मिल जाएंगे तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड यानी कन्फ्यूज, सरकार पूरा कन्फ्यूज हो गई थी इतना भीड़ भाड़ देख के, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर यानी जो गवर्नमेंट लॉयर थे रिक्वेस्टेड, मतलब वो लॉयर जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज को कि ये मैटर को, ये ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है। जब मामला ठंडा होगा तब इसका सुनवाई किया जाएगा। अपरेंटली देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये जो अथॉरिटीज़ थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये अपने सुपीरियर को कंसल्ट करना चाहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है, सरकाज़म है, ठीक है, वो व्यंग्य कस रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो जैसे ही ये प्रोसिक्यूटर ने पोस्टपोन करने का बात किया, गांधी जी ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। इससे पहले तक गांधी जी का एटीट्यूड क्या था, गवर्नमेंट जो भी बोल रही थी वो उसको लगभग एक्सेप्ट कर रहे थे, काम एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड था, ठीक है।
लेकिन जैसे ही ये पोस्टपोनमेंट का बात आ गया तो गांधी जी अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिए, ठीक है, अगेंस्ट द डिले। गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं। वो बोलते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। गांधी जी बोलते हैं कि कोर्ट को कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में पड़ गए थे, मतलब 2 ड्यूटी उनके सामने आके खड़ा हो गया था। एक ड्यूटी क्या था, नंबर 1, वो लॉ को ब्रेक करके एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे। एक ड्यूटी था उनके सामने कि लॉ को मानना मतलब उनको जो ये ऑर्डर दिया गया था, कि ये नोटिस दिया गया था कि आप अभी कभी चंपारण छोड़ दो, उन्होंने ये नोटिस माना नहीं, ठीक है। तो ये नोटिस, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानना मतलब एक बैड एग्जाम्पल सेट होता है, ठीक है। तो उनके पास एक रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता ये था टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। वो एक इंसानियत का और देशभक्ति का मतलब सेवा करे, ठीक है, उसको फॉलो करे, फॉर विच ही हैड कम। और यही उनका आने का मकसद है। कहाँ पे, इंडिया में। कहाँ से आए हैं वो, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो 2 उनके पास ऑप्शन था, तो वो किसको चुनते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करे या फिर इंसानियत का ऑर्डर फॉलो करे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया। इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है लॉफुल अथॉरिटी के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इससे भी ऊपर जो लॉ होता है, गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसके भी ऊपर एक लॉ है जिसको बोलते हैं द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज़। आपका दिल जो बोल रहा है कि ये सही है और ये गलत, ठीक है, हम उस हायर लॉ को सुने। गांधी जी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये बोल के माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, इससे कोर्ट से। देख रहे हैं गांधी जी का कितना अच्छा तरीका है बोलने का, मतलब उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर माना नहीं, लेकिन इस तरीके से वो गिल्टी प्लीट कर रहे हैं कि कोर्ट भी उनको माफ़ कर देगा। समझ रहे? चलिए, इसको बोलते हैं लैंग्वेज का पावर। फिर आगे देखिए, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और इतना ही नहीं, माफ़ी भी मांगते हैं और बोलते हैं कि चलिए आपका जो भी पेनल्टी है, जो भी जुर्माना है, हम वो भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर नहीं माना है, हम पेनल्टी भर देंगे, ठीक है। द मजिस्ट्रेट यानी जो जज थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो भी सज़ा है वो 2 घंटे के रिसेस यानी ब्रेक के बाद सुनाएंगे, ठीक है। और गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप क्या कीजिए, ये 2 घंटा का डिले के लिए आप 2 घंटा के लिए बेल ले लीजिए, ठीक है, मतलब कुछ पैसा देके आप जमानत ले लीजिए, 2 घंटा तक आप फ्री रह सकते हैं। उसके बाद जब फिर से कोर्ट सेशन बैठेगा तो आप फिर से आइएगा। तो गांधी जी रिफ्यूज़ कर दिए, बोले कि नहीं, हम ये 2 घंटा का जमानत के लिए क्यों पैसा दें हम, ठीक है, आपको सुनाना है तो अभी ऑर्डर सुनाइए, ठीक है। तो जज ने भी बेबस होकर क्या किया, उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया विदाउट बेल, बिना बेल के ही जमानत दिया, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद वापस ये कोर्ट रिकन्वेंड हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जज ने कहा कि वो अभी इस जजमेंट को डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है, वो कुछ दिन के बाद ही इस जजमेंट को मतलब इस पर फैसला सुनाएंगे, ठीक है। तब तक उन्होंने कहा कि गांधी जी आप अपने लिबर्टी में रह सकते हैं, आप फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, आप चंपारण में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल जो फैसला है वो कुछ दिनों के बाद सुनाएंगे, ठीक है। ऐसा कोर्ट में हुआ। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सभी महान लोग, सभी प्रोमिनेंट लॉयर्स से जाने माने वकील थे, ठीक है, ये सब लोग बिहार से आए। दे कन्फर्ड विथ का मतलब होता है डिस्कस्ड विथ गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन किया। गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मान लो कि मुझे जेल भेज दिया जाता है तब आप लोग क्या करोगे। गांधी जी इन सब लॉयर से पूछते हैं। तो ये सभी तो उसमें से एक सीनियर लॉयर जो थे इनमें से, वो रिप्लाई करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, गांधी जी को एडवाइस करने के लिए। अब जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो ये अब किसको एडवाइस देंगे, उसके लिए ये अपने अपने घर चले जाएंगे। कितना फालतू रिप्लाई दिया ये सीनियर लॉयर, ठीक है। ये सुन के तो महात्मा गांधी जी का दिमाग गर्म हो गया होगा। देखिए, तो गांधी जी पूछते हैं उस लॉयर से कि तुम लोग तो घर चले जाओगे, लेकिन इन शेयर क्रॉपर्स का क्या, इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके बारे में क्या। तो सभी लॉयर्स आपस में कंसल्ट करते हैं, एक जगह जाके कंसल्ट करते हैं कि क्या किया जाए। तो उनमें से राजेंद्र प्रसाद जो थे हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। अपशॉट यानी कंक्लूजन, जो भी सभी लॉयर्स ने डिस्कशन किया उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या सॉल्यूशन निकला, वो अपशॉट देने के लिए आए, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि दे थॉट यानी सभी लॉयर्स ने आपस में ये डिसाइड किया है कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर है इस जगह के लिए, ठीक है, वो बाहर से आए हैं, लेकिन तभी भी गांधी जी इस शेयर क्रॉपर्ड के लिए जेल जाने तक के लिए रेडी है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स। और अगर हम दूसरी तरफ, हम यहाँ के सिर्फ रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि हम इस लॉयर्स, इस पीजेंट्स के लिए एक लॉयर्स भी है, ठीक है, हम इनके लिए लड़ते भी हैं, इनसे फीस भी लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या ये कर्तव्य नहीं है कि हम भी इनका हेल्प करें, क्या हम भी घर चले जाए क्या। ये तो काफ़ी शर्मनाक चीज़ होगा। इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन, काफ़ी शर्मनाक डिसर्शन होगा। डिसर्शन का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ लिविंग अ प्लेस। हम अगर ये यहाँ से जाएंगे तो ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ होगा। तो ऐसा सभी लॉयर्स डिस्कस करके बोलते हैं गांधी जी को, ठीक है। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अच्छा, तो ये आपस में डिस्कशन करने के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के बाद सभी लॉयर्स गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी ठीक है, अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, ठीक है, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। बस ये सुन के गांधी जी बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी के लिए जीत क्या है, सबसे पहले फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी पाना ही जीत है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें यूनिटी देखने को मिल रहा है। यूनिटी, पीजेंट्स तो यूनाइट है ही, पीजेंट्स के साथ साथ
जो लॉयर्स है अब वो भी यूनाइट हो गए हैं इस लड़ाई में, समझ रहे? जब इतना चीज़ हो गया है, फियर से भी आज़ादी मिल रहा है, यूनिटी भी मिल रहा है, तो चंपारण का लड़ाई अब लड़ा जा चुका, मतलब जीता जा चुका है, गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उस पूरे ग्रुप को, लॉयर के ग्रुप को पेयर्स में बांट देते हैं और पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और ऑर्डर बनाते हैं कि पहले ये जोड़ा अरेस्ट होगा, फिर ये जोड़ा अरेस्ट होगा, फिर ये जोड़ा अरेस्ट होगा, ऐसे करके वो एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद गांधी रिसीव द रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी जी के पास एक चिट्ठी आता है जज की तरफ से, ठीक है, मजिस्ट्रेट की तरफ से। उसमें ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उस समय के जो, देखिए किसी भी कंट्री में एक तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के साथ साथ क्या होती है, कोर्ट है कि नहीं। तो गांधी जी पे ये जो केस था ऑर्डर ना मानने का, ये केस किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये कोर्ट में कौन है, मजिस्ट्रेट है, और गवर्नमेंट में कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो महात्मा गांधी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक चिट्ठी मिलता है, एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, यानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, इन्होंने अपना केस वापस ले लिया, ठीक है। जब इन्होंने ये अपना केस वापस ले लिया तो अब ये क्या फैसला सुनाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए केस गांधी जी उस केस से आज़ाद हो गए, समझ रहे। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मॉडर्न इंडिया में देखने को मिल रहा था और इसका जीत हो रहा था, समझ रहे। सिविल डिसोबीडियंस मतलब लोग पूरी सरकार को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, लोग और डिसोबे करना, समझ रहे, लोगों का डिसोबे करने को क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस। तो मैटर समझिए, अभी आप चैप्टर में आप भटक गए होंगे, चैप्टर चल क्या रहा था, गांधी जी आए थे पीजेंट्स का साथ देने के लिए, है कि नहीं। फिर एक रिपोर्ट आया था बीच में कि एक पीजेंट को पीटा गया है, गांधी जी उसको देखने जा रहे थे, तभी उनको ऑर्डर मिलता है कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, तब उन पर ही एक केस हो जाता है, गांधी जी को समन मिलता है कि कोर्ट में आइए, ठीक है। तो कोर्ट में आके गांधी जी को पावर दिखाने का मौका मिल जाता है कि देखो हम लोग में भी पावर है, ठीक है, और लोगों को थोड़ा थोड़ा डर से आज़ादी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट में ये सब बहसबाजी होता है, गांधी जी ऐसे करके माफ़ी मांगते हैं, तो फाइनली गांधी जी को यहाँ पे आज़ादी मिल जाता है। ये छोटा सा केस से गांधी जी आज़ाद हो गए, ठीक है। मेन लड़ाई क्या है, चंपारण का पीजेंट्स का लड़ाई है, ठीक है। अब वो देखिए, अब वो मैटर फिर से शुरू होता है यहाँ पे, देखिए। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर। अब वापस फार्मर पे मुद्दा शिफ्ट हो रहा है। अब गांधी जी और सभी जो लॉयर्स थे अब पूरी अच्छे तरीके से जुड़ गए इंक्वायरी पे, ठीक है, कि फार्मर क्या क्या कंप्लेंट है इसके बारे में। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड टू अदर एविडेंस। डिपोजिशंस का मतलब होता है विटनेस गिविंग टेस्टिमनी अंडर ओथ, मतलब गवाही देना, ठीक है। 10,000 पीजेंट्स का गवाही जो है, बयान जो है, उसको रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, और नोट्स बनाया गया। सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, ठीक है, कि पहले का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, फिर अभी जो कुछ फ़ी देके वो 15% मैनेजमेंट से फ़ी फ्री किया गया था, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये सब टाइप का डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया गया, ठीक है। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। पूरा उस एरिया में, चंपारण वाले एरिया में, एक तरफ तो इन्वेस्टिगेटर थे जो इंक्वायरी किए जा रहे थे और दूसरी तरफ थे लैंडलॉर्ड्स और इनके द्वारा हायर किए गए जो ठग्स थे, ठीक है, उनका एक्टिविटी से पूरा एरिया जगबगा उठा था, मतलब काँप उठा था। फिर आगे देखिए, इन जून गांधी वॉज समॉन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने अपना केस वापस ले लिया था, अब ये गांधी जी को बुलाते हैं एक दिन, ठीक है। इनका नाम है सर एडवर्ड गेट, ठीक है। बिफोर ही वेंट ही मेट, तो गांधी जी इनसे मिलने जाने से पहले क्या करते हैं, जो लीडिंग एसोसिएट्स थे उन सब से मिलते हैं और फिर से एक डिटेल प्लान बनाते हैं सिविल डिसोबीडियंस करने का, ये सोच के कि अगर वो वापस ना आ पाए, अगर उनको वहीं पे मार दिया गया, वहीं पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहे थे तो खतरा तो है, ठीक है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इनको। तो पूरा डिटेल प्लान बनाते हैं कि अगर वो लौट के वापस नहीं आए तो क्या क्या चीज़ करना है, इसके ऊपर डिटेल प्लान बनता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि गांधी जी काफ़ी मतलब दूर का सोचते थे। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है, 4 लंबे इंटरव्यू करते, मुलाकात करते हैं और फाइनली इस मुलाकात से ये डिसीजन निकलता है कि एक ऑफिशियल कमीशन बैठाया जाएगा। ये कमीशन इंक्वायरी करेगा इस इंडिगो शेयरक्रॉपर के सिचुएशन के बारे में, ठीक है। इस कमीशन में 3 टाइप के मेंबर होंगे, सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स, दूसरे होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और तीसरे होंगे हमारे गांधी जी। तो इस तीनों ही, ठीक है, 3 टाइप के मेंबर है। तो तीनों मेंबर में से एक ही मेंबर ऐसा है गांधी जी जो कि पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे ये भी अंग्रेज थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल ये भी अंग्रेज हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को फेवर करेंगे। गांधी जी ही सिर्फ इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट के, समझ गए। तो ये बात याद रखिएगा कि इस कमीशन में कौन कौन थे। तो गांधी जी चंपारण में, तो ये सब चलता रहा, कमीशन अपना इंक्वायरी करता रहा। ये सब करते करते गांधी जी को चंपारण में लगातार 7 महीने तक रहना पड़ गया, ठीक है। और देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, इसके बाद गांधी जी चले गए, फिर जरूरत पड़ा तब थोड़े समय के लिए आते रहे चंपारण, ठीक है। तो ये विजिट जो था गांधी जी का चंपारण में, गांधी जी ने इसको कैजुअली लिया था कि चलो एक
अनलेटर्ड पीजेंट, यानी राम कुमार शुक्ला जिसका बात किया जा रहा है, अनलेटर्ड था मतलब इलिटरेट था वो, एक पीजेंट के बाद सुन के गांधी जी यहाँ पे आए थे और उनका मामला सुलझाते सुलझाते गांधी जी का लगभग 1 साल निकल गया गांधी जी के लाइफ का, ठीक है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग अमाउंट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो इंक्वायरी का नतीजा ये निकला, उस कमीशन जब ने जो इंक्वायरी किया उसका नतीजा ये निकला कि ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे ना, स्टेट्स के लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड के खिलाफ कई सारे एविडेंस निकल के आए, ठीक है। और जब ये एविडेंस सबके सामने था तो सबको मानना ही पड़ा इन प्रिंसिपल कि सबको अब सभी पीजेंट्स को अब रिफंड करना पड़ेगा जो भी पैसा लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी लोग जो कौन कौन लोग लैंडलॉर्ड थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये सभी लोग गांधी जी से पूछते हैं कि हाउ मच वी मस्ट पे, दे आस्क्ड गांधी, हमें कितना रिफंड देना पड़ेगा। ये लोग तो सोच रहे थे कि गांधी जी क्या करेंगे, फुल रीपेमेंट मांगेंगे कि जितना पैसा लिए हो उतना तुम दे दो, वो पैसा जो तुमने इनलीगली और डिसीटफुली शेयर प्रॉपर्ट से छीना है वो पैसा सारा का सारा पैसा वापस करो। लेकिन गांधी जी सारा पैसा नहीं मांग के क्या करते हैं, सिर्फ आधा पैसा 50% पैसा मांगते हैं, ठीक है। और there he seemed adamant, writes Reverend J.H. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. एक व्यक्ति है यहाँ पे जिनका नाम है रेवरेंड J.H. Hodge, नाम नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है, जो इस मामले को काफ़ी गहराई से ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि जब गांधी जी ने 50% मांगा ना, तो इस समय वो काफ़ी एडमंट मतलब जिद्दी दिख रहे थे, ये 50% से कम में गांधी जी अब नहीं मानने वाले थे, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। सभी लोगों ने सोचा कि गांधी जी ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने एग्री किया कि चलो हम आपको 25% दे देते हैं। गांधी जी मांगे कितना थे, 50%, लेकिन ये लोग 25% देने के लिए रेडी है। और ये सभी लोग चौंक गए इस बात से कि जब गांधी जी इस पर एग्री कर गए, गांधी जी बोले ठीक है 25% तुम दे रहे हो तो वही ठीक है, ठीक है। तो इससे ये डेडलॉक एंड हो गया, ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है, जब पूरा पैसा मांगना चाहिए था, एक तो 100% मांगना चाहिए था, गांधी जी एक तो पहले ही झुक गए 50% मांग के, ऊपर से जब उन्होंने 25% ऑफर किया तो गांधी जी उस पर भी एग्री कर गए। तो क्या गांधी जी काफ़ी डरपोक थे क्या, ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसके पीछे गांधी जी का लॉजिक एक बार सुन लीजिए कुछ भी कंक्लूड करने से पहले। देखिए, द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। गांधी ये जो सेटलमेंट था कि जो लैंड प्लांटर्स थे वो लोग 25% पैसा वापस देंगे पीजेंट को, ठीक है, ये सेटलमेंट सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। यूनैनिमसली का मतलब होता है बिना कोई सवाल किए, ठीक है। तो उन्होंने सारे लोगों ने ये जो सेटलमेंट था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब गांधी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्होंने क्यों 25% पे एग्री कर लिया, ठीक है। लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी की नज़र में ये जो रिफंड अमाउंट है, पैसा बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल्कि ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। बड़ा बात यह है कि लैंडलॉर्ड ने पैसा तो रिफंड किया ही है, जो भी 25% किया है वो तो किया ही है, साथ ही साथ लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, अपना प्रेस्टीज भी खोया है। यहाँ पे प्रेस्टीज भी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है गांधी जी की नज़र में जीत क्या है, डर से जीत पाना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो फियर पर ज़्यादा काम करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड लोग झुक गए थे, ठीक है, वो सरेंडर कर गए थे, तो गांधी जी के लिए ये बड़ा जीत था, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। समझ रहे कि नहीं। फिर आगे देखिए, देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। तो पीजेंट्स के लिए भी ये खुशी वाला का बात था, क्योंकि अभी से पहले क्या होता था, ये जो प्लांटर्स थे ये लोग मानो भगवान की तरह बिहेव करते थे, अबव द लॉ, कानून के भी ऊपर थे, कानून भी नहीं मानते थे और सब पे अत्याचार करते थे। नाउ द पीजेंट सॉ डैट ही हैड राइट। लेकिन अब पीजेंट को ये दिख रहा था कि उनके पास भी हक है, जब उनको एक जीत मिल गया, ठीक है, ऑफिशियली जीत मिला, ठीक है, तो उनको भी ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि उनके पास भी राइट्स है और डिफेंडर है, उनको राइट्स को रक्षा करने वाला भी कोई है, गवर्नमेंट है, कोर्ट है, ठीक है। ही लर्न करेज। पीजेंट के अंदर क्या किया, सबसे मेन चीज़ करेज, जो कि पैसे से नहीं मिलता है। समझ रहे कि नहीं। चलिए, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन। और आगे चल के जो घटनाएं हुई वो गांधी जी के इस पोजीशन को जस्टिफाई करती है कि गांधी जी क्यों 25% पे एग्री कर गए। क्या हुआ कि विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट। कुछ ही सालों में ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे इन्होंने अपना जमीन छोड़ के वो लोग वापस अपने देश चले गए और ये जमीन वापस इन पीजेंट्स को मिल गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और वहाँ से इंडिगो जो कल्टीवेशन था वो वहाँ पर खत्म हो गया। अब पीजेंट्स का जो मर्जी वो उगा सकते थे। समझ रहे कि नहीं। तो ये जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि गांधी जी क्यों 25% पे एग्री किए थे। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको मालूम ही होगा। चलिए पहले चैप्टर को समझ लीजिए, वहाँ से फिर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब गांधी जी का कुछ फिलोसॉफी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। कंटेंटेड का मतलब अपने आप को खुश रखना। गांधी जी कभी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन पे बात नहीं करते थे कि हम ये पॉलिसी लाएंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है, कि देश अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा। गांधी जी इस पर बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी इमीडिएट चीज़ पे काम करते थे। फॉर एग्जांपल, वो चंपारण के विलेजेस में जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, ठीक है। तो गांधी जी तुरंत इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर दिए कि कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया।
उन्होंने कहा ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने कहा कि जो भी टीचर्स है यहाँ पे वो आके यहाँ पे अपना रोल निभाए, ठीक है। तो गांधी जी के 2 डिसाइपल्स थे, 2 स्टूडेंट्स थे जिनका नाम है महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ठीक है। ये 2 लोग अपने वाइफ के साथ, ठीक है, वॉलंटियर फॉर द वर्क, वॉलंटियर मतलब इच्छा से आया, आगे किया हम यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी टीचर्स आए अलग अलग पार्ट से। फिर गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था देवदास, ठीक है, वो भी आश्रम से आए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और साथ ही साथ गांधी जी की वाइफ जो थी, याद है उनका वाइफ का नाम, गांधी जी की वाइफ का नाम है कस्तूरबा, ठीक है। गांधी जी के 4 बेटे थे, सबसे बड़े वाले बेटे का नाम हरिलाल, सेकंड वाले का मनीलाल, थर्ड वाले का रामदास और सबसे छोटे वाले का देवदास। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देवदास का जिक्र है और उनकी वाइफ कस्तूरबा का जिक्र है, ठीक है। तो वाइफ भी आई और सबसे छोटे वाले बेटे भी आए टीचिंग करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने सिखाया इन सभी को कि कैसे सफाई रखा जाता है, कम्युनिटी सैनिटेशन, गाँव को कैसे साफ रखा जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने रूल समझाया, ठीक है, वहाँ के लोगों को। तो एक तो उन्होंने काम कर दिया एजुकेशन पे। अब है दूसरा सेक्टर देखना जो कि है हेल्थ। हेल्थ पे कैसे काम करेंगे वो देखिए। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, चंपारण में हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं था उतना, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को लाया ताकि वो 6 महीने के लिए अपने सर्विस को वॉलंटियर बिना फीस के सभी का जांच करेंगे, ठीक है। उस समय गांव में 3 मेडिसिन अवेलेबल थे, एक था कैस्टर ऑयल, दूसरा हो गया क्विनाइन और तीसरा हो गया सल्फर ऑइंटमेंट, ये मलहम होता है, ठीक है। तो जिसको भी कोटेड टंग, ठीक है, ये बीमारी हुआ तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, समझ रहे। और किसी को अगर मलेरिया फीवर हो गया तो उसको क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था, और किसी को अगर कोई स्किन का बीमारी हो गया तो उसको ऑइंटमेंट, ये सल्फर ऑइंटमेंट और प्लस कैस्टर ऑयल, ये 2 चीज़ लगाने के लिए दिया जाता था, ठीक है। फिर गांधी जी एक तो हो गया हेल्थ, ऊपर में हमने एजुकेशन पे देख लिया, उस पर काम हो गया, उसके बाद हेल्थ पे भी काम हो गया। अब बात करेंगे सैनिटेशन पे। गांधी जी साफ सफाई पे भी काफ़ी ध्यान देते थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि फिल द स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ। वहाँ पर देखा कि वहाँ की जो औरतें थी ना वो काफ़ी गंदे कपड़े पहन कर रहती थी, क्योंकि औरत का साफ सफाई रहना बहुत जरूरी है। औरत अगर साफ सफाई रहेगी तो पूरा फैमिली साफ सफाई रहेगा, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कस्तूरबाई को कि जाओ तुम उनसे बात करो, देखो उन लोग उतना गंदा क्यों रहते हैं। तो एक वुमन क्या करती है, कस्तूरबाई को अपने घर के झोपड़ी के अंदर ले जाती है और बोलती है कि देखिए हमारे घर के अंदर कोई बॉक्स नहीं है, कोई कबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए, और इसके अलावा जो साड़ी हम अभी पहने हुए हैं जो कि आपको बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है, ये साड़ी मेरे पास एक ही साड़ी है और कोई साड़ी नहीं है, तो हम कैसे इसको धोएं और कैसे इसको साफ करके पहने, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो गांधी जी चंपारण में तो लगभग बहुत समय के लिए रहे, लगभग 1 साल, ठीक है, 1917। तो इतना टाइम तक चंपारण में रहते हुए भी वो अपने आश्रम पे इतना दूर से ही निगरानी रखते थे। वो क्या करते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे चिट्ठियों के जरिए कि ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है, और साथ ही साथ पूछते थे कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो भी मुझे भेजो, कि तुम लोगों ने कितना रुपया कहाँ पे कैसे कैसे खर्चा किया वो बताओ मुझे, ठीक है। तो गांधी जी इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखते थे अपने आश्रम पे। साथ ही साथ एक बार क्या हुआ कि गांधी जी वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, उनके आश्रम के जो रेसिडेंट्स, उनको चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोग पुराने वाले जो लैट्रिन के जो गड्ढे थे उसको फिल कर दीजिए, ठीक है, भर दीजिए और एक नया गड्ढा खोदिए, ठीक है, लैट्रिन के लिए। नहीं तो क्या होगा कि ये पुराना वाला गड्ढा बहुत ही बुरी तरीके से स्मेल करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए गांधी जी इतना दूर रहते हुए भी कितना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे, है कि नहीं। फिर आगे देखिए, तो इस सबसे पता चलता है कि गांधी जी में क्या था, एक लीडरशिप क्वालिटी था, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखिए, लिखा है कि द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये चंपारण एपिसोड चंपारण के लोगों के लिए तो अच्छा था ही, लेकिन गांधी जी का लाइफ भी इसके बाद काफ़ी चेंज हो गया। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो मैंने किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक काफ़ी आम बात है, ठीक है। मैंने तो सिर्फ यही किया कि जो ब्रिटिशर थे, ये लोग बाहर के लोग हैं, ये लोग मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे अपने कंट्री में कैसे रहना है, साफ सफाई से रहना है, बीमारी से बचना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। ये सब चीज़ तो हम बिना ब्रिटिश का हुकूमत का भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही इसी लॉजिक से गांधी जी काम करते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। चंपारण में जो भी घटना घटा, ये घटना इसलिए नहीं था कि वो एक्ट ऑफ डिफेंस मतलब किसी चीज़ को डिसओबे करना, वो ब्रिटिशर के खिलाफ थे, ये नहीं था, ठीक है। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। चंपारण में जो घटना घटा वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो पुअर पीजेंट्स थे उनको इस दुख से बाहर निकालना था। एलिविएट मतलब लेस, उनको दुख कम करना, ठीक है। तो गांधी जी का मकसद ये था कि ब्रिटिश को नहीं निकालना है, ये उनका मेन मकसद नहीं था। मेन मकसद ये था कि पीजेंट्स को दुख से निकालना है, ठीक है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का टिपिकल काम करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। वो जो भी पॉलिटिक्स अपनाते थे उसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन छिपा होता था और डे टू डे एक्टिविटी से वो काम करते थे, ठीक है। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें बोला गया है कि गांधी जी किसी आइडिया, एब्स्ट्रैक्शन मतलब आइडिया, ठीक है, किसी विचारधारा को लेकर उतना फैन नहीं थे ये, ठीक है।
उनका मेन लॉयल्टी था किसकी तरफ, ह्यूमन बींग्स की तरफ। वो सोचते थे जो जिस भी आइडिया से ह्यूमन बींग्स का भलाई हो रहा है वो आइडिया को अपना लेना चाहिए, ठीक है। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। गांधी जी जो भी काम करते थे उसका मकसद ये था कि एक नया मोल्ड मतलब बनाना, ठीक है, एक नया फ्री इंडियन उस एक्टिविटी के जरिए उभर के आए, ठीक है, जो अपने पैरों पे खड़ा हो, और पैरों पे खड़ा होगा तो इंडिया भी फ्री हो जाएगा। गांधी जी का मकसद यही था, ठीक है। फिर एक अच्छा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर किया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लिखा है कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण का जब घटना घट रहा था तो उसके शुरुआती दिनों में क्या हुआ था, एक इंसान थे जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू। नाम याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट ऐसे इंसान को बोला जाता है जो डायलॉग्स पे ज़्यादा बिलीव करे, मतलब बातचीत से मैटर को सुलझाए। ये युद्ध के एकदम खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे जो कि महात्मा गांधी जी के एक काफ़ी डिवोटेड फॉलोअर थे, ठीक है। तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू को ड्यूटी करने के लिए फिजी आइलैंड्स जाना था। तो फिजी आइलैंड जाने से पहले वो गांधी जी को फेयरवेल बोलने आए, ठीक है, बाय बाय बोलने आए। तो गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के जितने भी वकील दोस्त थे ना, वही राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग, ठीक है, वो लोग सोचे कि अगर ये एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज अगर हमारे साथ रहे चंपारण में तो ये हमें कुछ हेल्प पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक अंग्रेज है, ठीक है, और इनके साइड में एक अंग्रेज रहेगा तो इनका केस थोड़ा भारी होगा, ठीक है। ये सोच के गांधीज लॉयर फ्रेंड ऐसा सोच रहे थे, समझ रहे। और चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू भी विलिंग था, इच्छुक था गांधी जी का हेल्प करने का, अगर गांधी जी बोले तो, ठीक है। लेकिन गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी बोलते हैं कि ये फाइट में, ये अनइक्वल फाइट में, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ इंडियन, इस अनइक्वल फाइट में तुम लोगों को लगता है कि एक अंग्रेज अगर हमारे साथ आ जाए तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये तुम जो सोच रहे हो ये दिखा रहा है कि तुम काफ़ी वीक हो, तुम्हारा दिल का वीकनेस दिखा रहा है ये, ठीक है। दिस इज जस्ट एंड द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। देखिए गांधी जी यहाँ पे इतना अच्छा बात बोलते हैं कि तुम जो एक अंग्रेज का सहारा लेना चाहते हो ना, इस वकील को बोलते हैं, ठीक है, कि तुम जो अंग्रेज का सहारा लेना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि ये एक अंग्रेज है बोल के हमारा केस भारी हो जाएगा, ये दिखाता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर इंसान हो, ठीक है। तुमको ये समझना चाहिए कि तुम्हारा जो कॉज है लड़ने का वो एक काफ़ी सही कॉज है, ठीक है, सही रीज़न से लड़ रहे हो तुम, और तुम्हें अपने आप पे रिलाई करना चाहिए किसी भी बैटल को विन करने के लिए, किसी का सहारा लेने का कोई जरूरत नहीं है। समझते, गांधी जी ये बोले, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, किसी भी सहारा लेने का जरूरत नहीं है इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। वो यहाँ पे लिखा है किसी और सिर्फ वो एक अंग्रेज है बोल के उसका सहारा लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी ने सही पकड़ लिया, ठीक है, हमारे सोच को एकदम पकड़ लिया। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम लॉयर्स के पास कोई रिप्लाई नहीं था गांधी जी के इस तर्क को काउंटर करने के लिए, ठीक है। गांधी इन दिस वे टॉट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो गांधी जी ने इस तरीके से इन सभी लोगों को सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखा दिया, समझे कि नहीं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहना। तो ये सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, समझे कि नहीं। बस इसी के साथ ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है, समझे। एग्जाम में यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि ये चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज और राजेंद्र प्रसाद